में करना चाहिए, किसी तरीके से उनको वापस लाओ एंड दे शुड बी सेंटेंस्ड बाय कोर्ट। हर तीसरे साल मैं भी टीवी में आ जाता हूँ, दूसरे साल दाऊद मरा कि नहीं मरा, एक बार पक्के तौर पे बुलाइए टेलीविजन पे, यहाँ मेजर साहब खड़क गया, ये इसकी खिड़कियां खड़क गई दाऊद की। तो 20 साल से अगर पाकिस्तानी, 30 साल से पाकिस्तानी टेररिज्म में मर रहे हैं और 80,000 मारे गए हैं, तो तुमने 2023 क्यों चुना इनको निकालने? तुम्हारे तुम 20-30 साल पहले निकालते हैं इनको। सोचो पाकिस्तानियों, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जेन्युइन बात है, मेरा एक लॉजिकल सवाल है, आप जरा बताओ। आप देशों को बोलो कि यू कीप ऑन फ्लैटनिंग यमन, ये जब तक ये हूथी रिबेल्स को आप खत्म नहीं करोगे, ये लोग करते रहेंगे। दीज आर हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल एंड इनको आप डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। डी रेडिकलाइजेशन का जमीन के नीचे ही होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, मैं इस वक्त भोपाल में हूं दोस्तों। ये भोपाल में मेरे होटल का रूम है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक फंक्शन के लिए आया था, तो रिकॉर्डिंग बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दो बार बीच में रिकॉर्डिंग ऐसी बंद हुई ट्रैवल के दौरान, तो आपसे फीडबैक मिला कि आपने बोल दिया कि मेजर साहब चल बना ही चल बना, चाहिए तो वीडियो चाहिए। तो फिर मैंने टीम से बोला, यार जब तक बिल्कुल ही बीमार ना हो जाऊं, मैं वीडियो रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये एक एफर्ट है, कुछ गलती हो गई तो माफ जरूर करिएगा दोस्तों। अच्छा, ये दाऊद इब्राहिम की जो स्टोरी चल रही है ना यार, ये दाऊद इब्राहिम की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान से सच कभी पता नहीं चलता। मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर जैसा आपको जजमेंट करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं बड़ी सटीक। पाकिस्तान से कभी सच 1971 तक का सच नहीं पता। अभी पाकिस्तान में अभी भी यह डाउट है कि 1947 में देश बना था, क्यों बना था, किन कारणों बना था, हुआ क्या था, कैसे हुआ था, अभी भी उसके ऊपर बहस चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान में एक एक फितरत है सच छुपाने की। जो चीज बुरी लगे, जो चीज कड़वी लगे, उसको छुपा दो। दाऊद का क्या सच है ये देखिए। मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हर 2-3 साल में एक बार खबर मिलती है कि दाऊद को जहर दे दिया, उसको किसी ने उड़ा दिया, उसको मार दिया, वो मर गया है। ये होता क्यों है? हो सकता है उसको जहर दिया हो कल परसों, मैं मना नहीं कर रहा, हो सकता है उसको दिया हो सकता है बच गया हो। लेकिन पाकिस्तान में 10-12 घंटे के लिए इंटरनेट को ऑफ कर दिया था दोस्तों। अच्छा, कहने की बात यह भी है उनकी, पाकिस्तानी मीडिया और सारे पाकिस्तानी ये कह रहे थे, कल रात डिबेट भी थी अर्नब की, उसमें भी पाकिस्तानी यही कह रहे थे कि यार वो इमरान खान का चक्कर था। एक्चुअली इमरान खान के चलते, क्योंकि सब लोग इमरान खान से इतना डरते हैं, तो इमरान खान के चलते उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इमरान खान के चलते स्लो कर दिया, कितने लोगों ने कल देखा था? 40,000, 45,000, 2.5-3 लाख का तो इमरान खान ट्विटर लाइव कर चुका है यार। 2.5-3 लाख लोग देख रहे हैं, 4 लाख, 5 लाख, पता नहीं कितने लाखों लोग उसका ट्विटर लाइव सुन रहे हैं। तब तो उनके इंटरनेट पे जोर नहीं पड़ा, और तब उन्होंने बंद नहीं करा। शहबाज शरीफ था उस समय प्रधानमंत्री, ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर करेगा बंद? और बंद तो उनकी फौज करती है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, अनवारुल हक काकड़ हो, केयरटेकर, या फिर शहबाज शरीफ हो, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? करती तो उनकी फौज है। मैं नहीं मानता कि ये इमरान खान को लेकर, क्योंकि इमरान खान, देखिए इमरान खान जेल में है, और जो इमरान खान के बाकी लोग हैं, राइट, अगर वो इस पे हैं, एक इंटरनेट के प्रोग्राम पे हैं, और वहां पे इमरान खान का चेहरा नहीं दिख रहा, लोग क्यों आए हैं? लोग इसलिए आए हैं बिकॉज दे बिलीव दैट दीज पीपल रिप्रेजेंट इमरान खान। वो इमरान खान की मोहब्बत में लोग चले, इनको तो पानी नहीं पूछता कोई यार, ये जो बाकी लोग हैं उसमें। कहने की बात ये दोस्तों कि कुछ तो हुआ है पाकिस्तान में। क्या हुआ है गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता, और जो लोग भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पे ये हो गया जी, ये हो गया जी, देखिए सब तुक्के तीर तुक्के मार रहे हैं। जब पता लगेगा, जब मेन स्ट्रीम मीडिया में आएगा, जब अखबार में छपेगा, या कोई बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी का बयान आएगा, तब हमें पता लगेगा कि हाँ डेफिनेटली कुछ हो गया। उसके पहले हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि दाऊद को मरने मारने की हर 1 साल 2 साल में खबर आती रहती है कि दाऊद को निपटा दिया, दाऊद को निपटा दिया। मैं तो ये भी कहता हूं कि यार सीधी सादी बात है, आपको अगर ये पता है कि दाऊद कहां रहता है, तो सीधा फिर आप ये जितनी भी तंजीमें हैं ना बलूचिस्तान में, जो कराची था ना दोस्तों जहां पे दाऊद रहता है, कराची शहर जो है, ये पहले बलूचिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। कराची वॉज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। कराची वैसा नहीं था जैसा आप समझ रहे हैं कि कराची शुरू से ही सिंध का हिस्सा, ऐसा नहीं था, वो बलूचिस्तान का हिस्सा था। और आज भी वहां पे एक सिग्निफिकेंट बलोच पॉपुलेशन रहती है। बलोच मिलिटेंट ग्रुप्स का बहुत दबदबा है। तो मुझे नहीं लगता कि दाऊद को, देखिए बात यह ना कि
अटेम्प्ट शुड बी मेड, अटेम्प्ट शुड बी मेड। लगातार लगातार आप कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो मेहनत फल देगी आपको, उस फल का आप इंतजार करिए, राइट। देखिए, इतना तो मैं कह सकता हूं कि दाऊद ने बहुत बुरा करा है और भारत ने शायद इतना सिग्निफिकेंट प्रेशर नहीं डाला पाकिस्तान के ऊपर, इतना सिग्निफिकेंट प्रेशर नहीं डाला दाऊद के लिए जितना भारत को डालना चाहिए था। दाऊद इब्राहिम हो गया आपका, मसूद अजहर हो गया आपका, और भी लोग हो गए, इनका एक बहुत बड़ी, मैं बता रहा हूं, एक डिप्लोमेटिक, भारत को एक डिप्लोमेटिक जिसको कहते हैं कि पुश लगानी चाहिए पूरी दुनिया के सामने। आजकल हमारा डिप्लोमेसी में दबदबा है यार, हमें करना चाहिए किसी तरीके से उनको वापस लाओ, एंड दे शुड बी सेंटेंस्ड बाय कोर्ट, और यू सेंड योर पीपल एंड दे शुड गो टू पाकिस्तान एंड से थैंक यू। मतलब किसी भी तरीके से चैप्टर क्लोज करो, बहुत लंबा खिंच गया है यार, ठीक है। हर तीसरे साल मैं भी टीवी में आ जाता हूं, दूसरे साल दाऊद मरा कि नहीं मरा। एक बार पक्के तौर पे बुलाइए टेलीविजन पे कि हाँ मेजर साहब खड़क गया ये, इसकी खिड़कियां खड़क गई दाऊद की, हैं जी। अच्छा, अब आते हैं खबर पे दोस्तों। मेन चीज ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है इसको लगातार कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है बाय अकोमोडेटिंग इलीगल एलियंस, यानी कि जो गैर कानूनी तौर से जो शरणार्थी आते हैं उनको लेने से पाकिस्तान की सिक्योरिटी का भट्टा बैठ। यार पाकिस्तानी भी तो जाते हैं इलीगल दुनिया भर में, वो दूसरे देशों का भट्टा बैठाते हैं, अफगान तुम्हारा भट्टा बैठा रहे हैं। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड यार, इसको कर्मा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं जो पाकिस्तान इतना परेशान हो रहा है, राइट। अब दूसरी एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यार, ये सारा का सारा मलबा इन्होंने फोड़ दिया अफगानों के सर पे। अब ये कह रहे हैं अफगानों को निकालो यहां से, अफगानों को निकालो, निकाल भी रहे हैं। लेकिन आपने एक बात नोट करी है दोस्तों, पूरा आलम इस्लाम चुप है, मुस्लिम कंट्रीज चुप, सब चुप। इंडिया के भी जो वोक हैं, लिबरल्स हैं, वो भी चुप हैं। मैं तो ट्विटर पे जानता हूं जो करते हैं, मैं कह नहीं रहा कुछ, उनको अलग से बेइज्जती करूंगा उनकी किसी दिन बैठ के आराम से, जिस दिन, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन आप ये सोचिए कि ये है क्या पूरा मामला। मामला ये है कि पाकिस्तान 17 लाख अफगानों को निकाल रहा है, आलम इस्लाम चुप है। बोलना मत किसी को, क्यों? क्योंकि मुसलमान मुसलमान को निकाल रहा है, तब तक ठीक है। कोई और निकालता अभी तक तो मौत आ चुकी होती, इस्लामोफोबिया के फतवे जारी हो चुके होते यहां पे। अब ये देखिए क्या कह रहा है ये जो भाई अनवरुल काकड़, ये कह रहा है कि अगस्त 2021 से 16 अफगान सुसाइड अटैक हुए, 65 अफगान टेररिस्ट मारे गए। मैं एक बात फिर पूछता हूं यार, फिर पूछता हूं मैं, और मैं अनवरुल काकड़ से ही नहीं, पूरी पाकिस्तानी कौम से, 25 करोड़ की तुम्हारी, 24-25 करोड़ की कौम है। तुम लोग कहते हो कि 80,000 तुम्हारे बंदे मारे गए वॉर ऑन टेरर में, दहशतगर्दी में 80,000 मासूम पाकिस्तानी मारे गए। ये 80,000 फिगर मेरा नहीं है, पाकिस्तानी खुद बोलते रहते हैं, राइट। तो ये जो 80,000 मारे गए, किन्होंने मारे हैं? अगर, और ये 10 साल से, 20 साल से ये एक्शन चलता चला आ रहा है पाकिस्तान में, आज कल की बात नहीं है। तो 20 साल से अगर पाकिस्तानी, 30 साल से पाकिस्तानी टेररिज्म में मर रहे हैं और 80,000 मारे गए हैं, तो तुमने 2023 क्यों चुना इनको निकालने के लिए, अफगानों को? तुमने ऐसा क्यों देखा कि भाई अफगान जो है 2023 में जाएंगे, तुम 20-30 साल पहले निकालते हैं इनको? सोचो पाकिस्तानियों, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जेन्युइन बात है, मेरा एक लॉजिकल सवाल है, आप जरा बताओ। और ये नहीं कि नहीं पाकिस्तान का नाम नहीं खराब हो इसलिए हम लोग झूठ बोलेंगे मेजर साहब के सवाल पे, पाकिस्तान का नाम ऑलरेडी खराब है। आप पाकिस्तान को कितना भी जामा पहनाएं, उसको कभी इज्जत नहीं मिल सकती। ऊपर से कुछ भी ढक दें पाकिस्तान को, उसको इज्जत नहीं मिल सकती। पाकिस्तान बेनकाब हो गया है, इट हैज बीन अनक्लोथ्ड इन फ्रंट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी। अब आप सच सच बोलें पाकिस्तानी, और कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये आपके 30 साल से बंदे मर रहे हैं टेररिज्म से, आपने आज क्यों निकाला, 2023 में कार्रवाई क्यों करी? अगर ये बात सच है कि अफगान आपको मार रहे हैं, तो आज से मार रहे हैं, तो बहुत पहले से मार रहे हैं। मैं चाहता हूं जरा आप लोग सोचें, जो इंडियंस हैं वो भी सोचें, लिखें कमेंट्स पे, और पाकिस्तानी खासतौर से ये सवाल आपके लिए है। ऐसा क्या हो गया 2023 में कि आपको निकालना, इनको निकालना आपकी मजबूरी बन गई और आपने इनको निकाल दिया? सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं पाकिस्तान में वाउचर तो भेज नहीं सकता अमेजोन के, पाकिस्तान में अमेजोन चलता नहीं है, लेकिन अगर कोई बढ़िया लिखता तो मैं पाकिस्तान भी वाउचर भेज देता, ठीक है जी। अब
इंडिया रिटेन्स टॉप स्पॉट इन रेमिटेंस, ये वर्ल्ड बैंक ने बोला है। 125 अरब डॉलर 2023 में भारत में आए हैं और 11% का राइज है पिछले साल से, और 8% और राइज होगा 2024 में, जो कि कह रहे हैं कि 135 बिलियन डॉलर अगले साल आएंगे। 125 बिलियन डॉलर इस साल आए हैं। साउथ एशिया का रेमिटेंसेस लेड बाय इंडिया एस्टिमेटेड टू ग्रो एट 7.2% टू 189 बिलियन इन 2023। ये फिर अलग अलग देशों के कहां से भेजते हैं, यूएस से, यूके से, सिंगापुर से, यूएई से, सऊदी अरब से, गल्फ नेशंस, यानी कि सब के सब यहां से भेजते हैं। ये ऐसा क्यों है? इसमें स्किल्ड भी हैं, अनस्किल्ड भी लोग हैं। मैं आपको बताता हूं कि इंडियंस इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है दोस्तों, ये मैं गौरव ये नहीं बता रहा, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। जो लोग, ये 200 अरब भी होगा अभी, ये दुनिया भर में जाएंगे, 200 अरब भी होगा। अब आप देखना कैसे होगा ये अगले 4-5 साल में ये पहुंच जाएगा। 5 साल के अंदर ये 190-200 अरब डॉलर पहुंच जाएगा हर साल बाहर से। सबसे बड़ी बात, और ये खासतौर से पाकिस्तानियों, क्यों पाकिस्तान हर चीज में भारत से कंपेयर करते हैं। पाकिस्तानियों की आदत है कि इंडिया में तो इतना है, इंडिया में तो इतना है, इंडिया में। मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानियों, देखो यार चक्कर क्या है। भारतीय जो होते हैं ना, मिलनसार टाइप के हैं, किसी से भी घुल मिल जाएंगे, किसी के साथ बैठ लेंगे, बातें कर लेंगे, प्यार मोहब्बत की 2 बातें इनकी हो जाएंगी। हम लोग ये नहीं ढूंढते कि भाई हमारे धर्म का कौन है, दूसरा है, बुरा है, उससे बात मत करो, उसको हिंदू बनाने की कोशिश करो। ये हमारे यहाँ नहीं होता। तो लोग हमें वेलकम करते हैं। आप लोगों में ये बहुत खाज खुजली है अंग विशेष में कि हम ऐसा कुछ कर दें कि दूसरा हमारी आइडियोलॉजी, हमारे रिलीजन को फॉलो करे। दूसरी चीज़, हम लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं आपसे, आप लोग बिल्कुल बुद्धि के बैल हैं, आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है। तीसरी चीज़ है कि हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन आपसे कहीं ज़्यादा है, और अच्छी पॉपुलेशन है, अच्छी पॉपुलेशन है, राइट। मतलब कि क्वालिफाइड लोग हैं, तमीज़दार लोग हैं। जो कई बार मैं पाकिस्तानी शोज़ देखता हूँ ना, जो कहते हैं कि यार दुबई में देखो सीनियर पोजीशन में इंडियन हैं, जबकि वो गैर मुस्लिम हैं। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि तुमसे ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं, ठीक है, और खुश हैं, अच्छे हैं, ठीक ठाक लेवल पे हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है बेकारी। अब सुनो मेरी बात। तो ये अक्सर कंप्लेन करते हैं कि यार दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बॉसेस इंडियन होते हैं। और फिर पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा गिला शिकवा क्या है इनका, कि यार ये मुसलमान कंट्री हैं, उनको मुस्लिम्स को प्रेफर करना चाहिए। ये एक्चुअली, मतलब आई वॉज वेरी सरप्राइज जब मैंने पहली बार सुना था 2-3 साल पहले, कि एक्चुअली पाकिस्तानी ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, उसको मुस्लिम्स को प्रेफर करना चाहिए। पाकिस्तानियों, इसीलिए तुम्हारे देश का बेड़ा गर्क हो रखा है, इसीलिए तुम लोग भीख मांगते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंड ऐसा है, तुम्हारा माइंड भिखारी वाला है, इसलिए तुम भीख मांगते हो। इसलिए नहीं कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा जहन जो है वो भिखारियों वाला है। मेरिटोक्रेसी का नाम सुना है तुमने, कि जो सबसे लायक है, गिव द जॉब टू द मोस्ट डिजर्विंग। ये तुम्हारे यहाँ ये सब चक्कर नहीं है ना, तुम्हारे यहाँ सब होता ही नहीं है। तुम्हारे यहाँ सिर्फ एक ही लॉजिक है कि 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, कटो पैसा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तुम लोग सोचते भी नहीं हो, ना तुम्हारी बुद्धि है, ना तुम्हारा दिमाग है। इंडियंस जो सक्सेसफुल हैं इसलिए हैं बिकॉज दे डिजर्व इट। तुम पढ़ाई लिखाई कर, तुम मदरसों से तो निकलो यार, पहले अपने गंदे बदबूदार मदरसों से तो निकलो। गेट आउट ऑफ द मदरसास, ढंग के स्कूल में साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ो, बढ़िया कुछ क्वालिफिकेशन लेकर आओ, कुछ लायक बनो, तुम्हें भी टॉप की जॉब्स मिलेंगी। सुंदर पिचाई इसलिए टॉप पे बैठा हुआ है क्योंकि अमेरिका इंडिया को प्रेफर करता है। प्रेफर करता है, वो इसलिए बैठा है क्योंकि लायक है। वो वहां पे टॉप पे इसलिए बैठा है, सत्या नडेला टॉप पे इसलिए बैठा है। अलग अलग कंपनीज के जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडियंस इतने सक्सेसफुल हैं, वो इसलिए हैं बिकॉज दे डिजर्व इट। दे आर हाईली क्वालिफाइड, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। उनका इथॉस देखो, उनका बैकग्राउंड देखो, जहां पे उन्होंने एक्चुअली डिलीवरी करके दिखाई है लोगों को, अरबों डॉलर कमा के दिखाएं अपनी कंपनी को कि लो भाई ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कंपनी को। इसलिए कंपनी ने इंप्रेस होकर उनको बनाया है, बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फील कि यार दीज गाइज आर रॉक स्टार्स यार, ये हमारी कंपनी को यहां संभाले जाएंगे। प्रेफर करते हैं क्योंकि इंडिया और अमेरिका बिल्कुल आलम इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए प्रेफर करते हैं। तुम लोग यार
पता ही नहीं लगा मुल्क से चुटकुला कब बन गया यार। नेतन्याहू का कहना है कि दिस इज अ बैटल अगेंस्ट ईरानियन एक्सिस। बिल्कुल ठीक बात है, मैं नेतन्याहू से अग्री करता हूं कि कलेश की जड़ ईरान है। ठीक है, ईरान इज द हेड ऑफ द स्नेक। ये कहते हैं कि उन्होंने थैंक करा यूएस को ऑनगोइंग सपोर्ट इन द कॉन्फ्लिक्ट विथ हमास, एम्फसाइजिंग अ शेयर्ड बैटल अगेंस्ट द ईरानियन एक्सिस। ईरान ने क्या कर रखा है, ईरान, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं ईरान के खिलाफ नहीं हूं। मुझे काफी लोगों ने फीडबैक भेजा कि मेजर साहब आप ईरान के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। मैं ईरान के खिलाफ नहीं हूं, बहुत अच्छा मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, दिल के बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत खातिरदारी करते हैं। मैं जानता हूं एक दो ईरानियंस को। मेरी कभी ईरान के साथ, अगर मैं बता रहा हूं वहां पे जो उनके 10-12 ये पागल मुल्ले बैठे हैं ना ऊपर, जो ईरान चलाते हैं, ये 10, 15, 20, 25, आप इनको हटा दो, ईरान जैसे, मतलब मैं कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा ईरान जाके। आई हैव सम रिलेटिव्स हु बीन टू ईरान एंड दे सेड सच वंडरफुल कंट्री यार, सच वंडरफुल पीपल, इतने बढ़िया, इतने मौज मस्ती में रहने वाले लोग हैं। बस उनके जो लीडर हैं वो पागल के बच्चे हैं। जिस दिन ये लीडर हटेंगे, मैं बता रहा हूं, ईरान विल बिकम अ टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन, दुनिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगी ईरान, जिस दिन ये पगलेट जो ऊपर बैठे हैं इनके हट गए। खूबसूरत कंट्री है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, और क्या चाहिए आपको यार, सेफ है। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है, ये है कि इसने बोला है कि हम तो ठोकते रहेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नेतन्याहू कह रहा है। ये कह रहा है कि ये लड़ाई नहीं रुकेगी यार। दूसरी चीज है कि वॉर विल टेक टाइम। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने यूएस ऑफिशियल्स को बोला है कि जो सीज फायर का तुम लोग गाना गाते हो और यूएन गाना गा रहा है, ये गाना हमें बेसुरा लग रहा है, ना हम इस गाने को सुनने के इच्छुक हैं, इसमें टाइम लगेगा। तो इन्होंने साफ बोल दिया है कि यार टोटल विक्ट्री अगेंस्ट हमास और ईरानियन एक्सेस, जब तक हमें टोटल जीत नहीं मिलेगी ये लड़ाई नहीं। मैं बता रहा हूं, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसराइलियों ने मन बना लिया। इन्होंने मन बना लिया कि जब तक बिल्कुल हमास के आखिरी बंदे को जमीन के नीचे ना लेटा दें, ये लोग रुकने वाले नहीं है। और ये नहीं रुकेंगे, रुकना भी नहीं चाहिए। आई टोटली सपोर्ट इजराइल 100%। जो कर रहा है ठीक कर रहा है बिल्कुल। माई ओनली कंप्लेंट अगेंस्ट IDF, दैट इज इजराइल डिफेंस फोर्सेज, यू शुड डू इट ट्वाइस एज फास्ट। जस्ट कीप ऑन हैमरिंग देम 24/7। जस्ट डू इट। अच्छा, यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने भी कह दिया है कि हम इजराइल को हथियार देते रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ बोले। देते रहेंगे हथियार, दो जी, ठोको इजराइल। आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, ये मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स है, MOAB, विच इज द लार्जेस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन इन द यूएस आर्सेनल। आई थिंक यू शुड गिव इजराइल MOABs। और मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, एडिटर साहब जरा वो ट्वीट लगाइए। हाँ जी, ये ट्वीट है मेरा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि दिस शुड बी गिवन टू IDF शुड यूज दिस। एक बड़े ट्रांसपोर्टर के अंदर 3-4 डालो ये, ठीक है, 3-4 डालो ये। और जहां पे हमास के या हिजबुल्ला के हाइड आउट हैं, राइट, आपको दिख गया टनल है, यहां पे हाइड आउट है, आपको बस ऊपर से गिरा देना ही है। अभी आप कह रहे हो हमास है, 1 मिनट के बाद बोलोगे हमास था, चटनी बना देगा है हमास की। सच अ डेंजरस वेपन, ड्रॉप इट ओवर हमास एंड हिजबुल्ला। अच्छा जी, और पेंटागन चीफ ने यह बोला है कि इन्होंने हिजबुल्ला को बोला है डोंट प्रोवोक अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। और दोस्तों, इसमें ना एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग कि बीपी एक शिपिंग कंपनी है, ऑयल की शिपिंग करती है ज्यादातर बीपी। तो इसने रेड सी के थ्रू जितने भी ऑयल शिपमेंट्स थे ना, इसने बंद कर दिए, क्योंकि वहां पे जो कि ईरान के साथी हैं, ये टेररिस्ट, ईरान के साथी टेररिस्ट नहीं, और कोई ढंग का देश तो ईरान के साथ है नहीं, तो जितने भी टेररिस्ट हैं ये टारगेट करते हैं शिप्स को। तो यहां पे यूएस ने 10 देशों का अलायंस बनाया है टू प्रोटेक्ट शिप्स इन द रेड सी फ्रॉम हाउथी रेबल अटैक्स। मैं तो कह रहा हूं कि ये बनाना ही गलत है यार। ये जो 10 अलायंस है, कुछ नहीं करो वहां पे। एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया शुड ऑल्सो टेक पार्ट इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इट विल गिव देम, वरना फायरिंग रेंज पे कब तक डालोगे, उधर डालो हुथी रेबल्स के ऊपर। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर 1-2 भेज के वहीं से टेक ऑफ करेंगे MiG-29, और जहां पे हुथीज की स्ट्रॉन्ग होल्ड है यमन में, वहां पर ठोको, ठकाठक ठकाठक, दिन रात देयर शुड बी एरियल बॉम्बिंग 24/7।
इंडिया को आप विंडो दे दो कि अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock to 4 o'clock इंडिया की विंडो है। इंडिया के पायलट्स गए 3 to 4 o'clock, चपटा दिया। जैसे ही वो लोग वापस आ रहे हैं 5 to 6 o'clock यूएस की विंडो है, उसके बाद यूके की विंडो है, उसके बाद फ्रांस की विंडो है। आप देशों को बोलो कि यू कीप ऑन फ्लैटनिंग यमन, ये जब तक ये हूथी रिबेल्स को आप खत्म नहीं करोगे ये लोग करते रहेंगे। दीज आर हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल एंड इनको आप डी रेडिकलाइज नहीं कर सकते। डी रेडिकलाइजेशन का जमीन के नीचे ही होगा। तो Houthi rebels supported by Iran target vessels bound for Israel, disrupting a crucial trade route. Giant ships, shipping giants including Evergreen and MSC halt operations in Red Sea. अच्छा, इसमें इन्होंने ये बोला है, जो Houthi rebels का स्पोक्स पर्सन है, कि ये लोग नहीं अटैक कर रहे शिप्स को अदर देन इजराइल, ओनली इजरायली शिप्स विल बी अटैक्ड। हूथी रेबल ये सब झूठ बोल रहे हैं, इनकी जबान नहीं यार, इनकी जबान नहीं हूथी रेबल्स की। कौन इन पर भरोसा करेगा, कौन इन पर विश्वास करेगा? इनको कुछ नहीं करना, इनको ठोको, लगातार ठोकते रहो इनको, ठीक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। और पिछले हफ्ते के विनर कौन थे? हमने बोला था ना मंगल को दंगल, तो वी आर डिक्लेयरिंग द विनर टुडे, और बहुत जल्दी हमारी टीम उनसे संपर्क करेगी और उनको 1000 का अमेजॉन का वाउचर देगी। क्वेश्चन एंड आंसर्स पे चलते हैं, एंड में मैं डिक्लेयर करूंगा विनर का नाम। दोस्तों क्वेश्चन एंड आंसर्स में पहला सवाल है देवज्योत सेन का। ये कहते हैं कि मैं आपसे जानना चाहता हूं, चाइना की रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो भूटान बॉर्डर पे हैं। हाल ही में चाइना ने 129 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जाकरलुंग एरिया भूटान में बनाई हैं, और हमें पता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हर समय कवर होती हैं मिलिट्री स्ट्रक्चर के। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत पास है, तो आपको क्या लगता है कि शुड इंडिया बी वरिड? आई थिंक इंडिया इज ऑलरेडी टेकिंग स्टेप्स। जो आप बात कर रहे हैं ना कि भूटान माइट एक्सचेंज डोकलाम फॉर जाकरलुंग, नहीं, दैट्स नॉट फीजिबल। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। और जहां तक चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सवाल है, ये देखिए इंडिया भी कर रहा है, इंडिया दूसरी तरफ से कर रहा है। हमारे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखिए इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, मैं इस एरिया की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एक्चुअली टिबेट इज अ प्लेटू, तो टिबेट में फ्लैट एरिया बहुत है, वहां पे बनाना आसान है। हम लोग जब टिबेट तक पहुंचते हैं हमारा गोल गोल घूम के, अब हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जो चाइनीज कई सालों से कर रहे थे। ये तो मोदी सरकार आई, तब मोदी सरकार ने चाबी दी और बोला कि दिन रात काम होगा बस, तब जाके टनल बन रहे हैं, ये बन रहा है, वो बन रहा है, दुनिया भर के जो तामझाम हो रहा है ये अब हो रहा है। पहले तो हमने छोड़ दिया था, पहले तो हमने बोल दिया था ठीक है यार कोई बात नहीं, नहीं हमें नहीं करना यार, चाइनीज अगर आएंगे तो फिर दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो इधर पहुंच जाएंगे, उधर पहुंच जाएंगे, इसलिए रोड ही मत बनाओ। हमने ऐसा सोचा था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज समथिंग एल्स यार। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी आर ऑल्सो बिल्डिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, चाइना बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग्स हम भी बना रहे हैं, हम भी स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। वहां पे इसलिए आसान है बिकॉज टिबेट इज, एज आई सेड, इट्स अ प्लेटू। टिबेट प्लेटू जो है वो उस तरफ है ना, टिबेट प्लेटू हमारी तरफ इतना नहीं है। देयर आर एरियाज टचिंग टिबेट ऑब्वियसली, but Tibet is a plateau, so they have more flat area. It's easier to build there, it's harder to build in India, but we are also doing it 24/7, तो ऐसा कुछ नहीं है, nothing to worry about. कैसा मामा, कैसा मामा 9121। मेरा सवाल यह है कि सिर्फ नंबर ऐड करने की बात नहीं है, हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो पावर इम्बैलेंसेस हैं इसको ठीक ठाक रखे और प्रिवेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू एक्सक्लूसिव क्लब्स विद इन दी एक्सपैंडेड बॉडी। आई डोंट थिंक यू कैन डू दैट, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। मुझे नहीं लगता कि आपका सवाल ये है ना कि किस तरीके से कि सिर्फ हम नंबर्स ऐड ना करें। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज 5 हैं, कल माना 10 हो गए, भारत भी हो गया शामिल, 10 हो गए, उसके अंदर ही से ग्रुपिंग तो बनेगी यार, ग्रुपिंग तो बनेगी। आप उसको रोक नहीं सकते। कोई भी परमानेंट मेंबर होगा या नॉन परमानेंट मेंबर होगा, उसकी ग्रुपिंग होगी, किसी ना किसी ग्रुपिंग में होगा वो है। अब यूएस है, यूएस क्वाड में है, ठीक है, ऑकस अलग चल रहा है। ये ग्रुप्स बनते रहेंगे, जैसे जैसे देशों को लगेगा उनका फायदा है, उनके मफाद में जो कुछ है वो करेंगे और करना भी चाहिए। देखिए जिस कंट्री का जो फायदे में हो करना चाहिए। पाकिस्तान तो है नहीं ना कि चाइना के फायदे में करे या किसी और देश के फायदे में करे, अपने लोग भाड़ में जाएं तो जाएं। हर भारत भी करेगा यार, भारत भी करेगा, व्हाई नॉट।
इंडिया विल ऑल्सो डू, अमेरिका विल ऑल्सो डू, चाइना विल ऑल्सो डू। ये सब लोग करेंगे जब इनके देश का फायदा हो। अगर ग्रुपिंग में फायदा है, ग्रुपिंग भी करेंगे ये लोग। भुवनेश महर्षि, भारत माता की जय, भारत माता की जय भुवनेश जी। ये कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट ब्रीच है, मुझे इसके साथ काफ़ी इश्यूज हैं, मतलब मेरी परेशानी है। मुझे अगर केमिकल वेपन आ जाता टीयर गैस की जगह, या और कुछ गैसेस आ जाती, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, मतलब उनको नुकसान हो सकता था। our political leaders would have died and we have already lost 2 प्राइम मिनिस्टर्स। हम 2 प्रधानमंत्री यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को हम खो चुके हैं। व्हाट कैन वी डू टू इंप्रूव आवर सिक्योरिटी ऑन पार्लियामेंट एंड एम्बेसीज अराउंड द वर्ल्ड? मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये इस पे मैं पहले बात कर चुका हूं। पार्लियामेंट एंड एम्बेसीज, आपको एक फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी इन इंडिया। आपको फोर्स करनी पड़ेगी ट्राई सर्विसेज, ठीक है? जैसे कि यूएस मरीन्स जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एम्बेसीज को प्रोटेक्ट करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस मरीन्स, आपको इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की एक वो बनानी पड़ेगी जिसमें आप बोलेंगे कि साहब एक ऑफिसर है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री यार, कहीं हो सकता है मेजर की जरूरत हो, कहीं आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की, कहीं कर्नल की, डिपेंडिंग आपका एम्बेसी का साइज क्या है, आपके ऑपरेशंस कितने बड़े हैं, कितने कॉम्प्लेक्स हैं। यू शुड हैव द प्रोविजन ऑफ वन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर एन एम्बेसी, और वहां पे इंडियन आर्मी के ट्रूप्स हों, लेटेस्ट वेपन्स के साथ, आर्म्ड गार्ड्स आपको करने पड़ेंगे। जैसे जैसे भारत का रसूख बढ़ रहा है दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा, और ये बहुत पहले कर देना चाहिए। यूएस में तो करते हैं, कई देश करते हैं। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी को कि आपने किसी को भी कर लिया, नहीं। यू नीड अ सेपरेट सेक्शन ऑफ इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास ज़्यादा मैन पावर है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा 70-80% इंडियन आर्मी के लोग रहेंगे। एंड यू शुड हैव ऑफिसर्स, यू शुड हैव एन इंडियन आर्मी ऑफिसर पोस्टेड इन द यूएस, इन यूके, इन फ्रांस, इन जर्मनी, इन ऑस्ट्रेलिया। मैं डिफेंस अटैचेस की बात नहीं कर रहा, उनकी स्टोरी अलग चल रही है, वो अलग है, ये अलग है। दिस गाय इज ओनली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द एम्बेसी। आपको करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आपको करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और ये बंदा जो है, ही शुड रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एम्बेसडर। पूरा सीसीटीवी, किस तरीके से सर्वेलेंस होता है, एक एक चीज ये बंदा देखेगा। फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ द एम्बेसी। आप कभी इजरायली एम्बेसी में जाइए, आपको पता लग जाएगा सिक्योरिटी क्या होती है। दे आर वेरी सॉलिड इन दिस, द इजरायलीज वेरी सॉलिड। वो देखते हैं ना, उनके साथ तो लड़ाई वड़ाई, उनका झगड़ा चलता रहता है। दे आर वेरी वेरी केयरफुल एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। आप इजरायलीज से मिलेंगे, आपको कभी इजरायलीज की सिक्योरिटी इंट्रूसिव नहीं दिखेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा सिक्योरिटी है। पर हर एक चीज का बंदे की नजर है उस पर, हर कैमरा की नजर है, कौन कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहां रुका। दे नो एवरीथिंग। आपकी गाड़ी रुकी, वहां से यू आर अंडर सर्विलेंस, और चेकिंग तो आपकी फिजिकल होती है, लेकिन उनकी नजर से बचना बहुत मुश्किल है। वी नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स। जहां तक बात पार्लियामेंट की है, बिल्कुल यार, ये कुछ समय के लिए, मुझे लगता है 2-3 साल के लिए, गेस्ट वेस्ट लाना पार्लियामेंट में बंद करो कि इस एमपी के गेस्ट हैं, उस एमपी के गेस्ट हैं। कोई गेस्ट वेस्ट नहीं। क्या चाहिए गेस्ट का, क्या करना है उनको, भगाओ सबको, कोई गेस्ट वेस्ट नहीं। पार्लियामेंट शुड रन लाइक अ पार्लियामेंट, वहां पे लोग हैं, और गेस्ट का क्या करना वहां पे। सब तो टीवी पे आ रहा है, लाइव है, टीवी पे देखो, जिसको देखना है, बड़ा शौक आ रहा है। हाँ, जब सिक्योरिटी मेजर्स आपके थोड़े स्टेबलाइज हो जाएं, देन, एंड एवरी गेस्ट नीड्स टू बी स्क्रीन्ड। पार्लियामेंट सिक्योरिटी के अंदर जो आ रहा है उसका क्या है, कौन है भाई, आप किसको दे रहे हो पास। आप जो बीजेपी का एमपी था, मैं नाम भूल गया उनका, जिन्होंने बोला कि उनके पासेस से लोग अंदर गए थे, आपको देखना पड़ेगा ये। यू हैव टू फिगर आउट हु दीज पीपल आर, जिनको आप पासेस दे रहे हो, और एक पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज शाम को पास मिला, कल पार्लियामेंट ना, 4-5 दिन पहले होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी का प्रॉपर, वहाँ पे एक आपका डेस्क हो, वहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टाफ बैठा हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का स्टाफ बोले कि जी हमने कंप्लीट आज 25 गेस्ट आने हैं पार्लियामेंट में। पहले तो बंद कर दो 1-2 साल के लिए, कोई गेस्ट वेस्ट नहीं। उसके बाद जब आएंगे तो देन ठीक है, ये हमने इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करा है, इनका फ़ोन कॉल गया है, यहाँ पे रहते हैं, ये है, कोई इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करे, कोई आंदोलनजीवी आसपास ना आ पाए, कोई आंदोलनजीवी। ये सब सोशल मीडिया पर पता लग जाएगा, क्योंकि वो ऐसा आंदोलनजीवी कोई है नहीं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव ना हो। तो उसको दिखाना है ना, उसको दिखाना है कि मैं कितना एक्टिव हूं। वो बिना ट्विटर पे, बिना इंस्टाग्राम में डाले उसका पेट ही नहीं भरेगा। अच्छा, ठीक है जी, ये आपका हो गया है। और भारतीय हैं, ये लिखते हैं कि सर
मेरा सवाल है कि शुड इंडिया मेक मिलिट्री सर्विस कंपलसरी फॉर ऑल यंग अकॉर्डिंग टू सुटेबल पैरामीटर सो दैट भारत नीड मिलिट्री बैकअप, इट शैल गेट इट एट द रिक्वायर्ड टाइम। तो इनका ये कहना है कि साहब क्या भारत में मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, आई डिसएग्री। मिलिट्री सर्विस कंपलसरी, आपके पास वो बैंडविड्थ नहीं है कि आप मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दो। भाई साहब, आपने मिलिट्री सर्विस किसके लिए करोगे? आपको लड़के लड़की दोनों के लिए करना पड़ेगा। यू हैव टू बी जेंडर न्यूट्रल। 30 करोड़ बच्चे खड़े हो गए कि जी हम तो, आप सभी के लिए कह रहे हो ना, सभी के लिए। तो आप पहले अपनी जनसंख्या देख लो, 140 करोड़। 30 करोड़ बच्चे खड़े हो गए जी हम 18 से 19 साल के हैं, हमें फौज में लो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। आपको सैलरी देनी पड़ेगी, आपकी देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा क्योंकि आपकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। सिंगापुर, इजराइल कर लेते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, उनकी पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। दिल्ली की 4 कॉलोनी मिला लो, इजराइल की पूरी पॉपुलेशन उतनी नहीं है। आपके यहाँ तो भाई, आप कल 30 करोड़ लोग आ गए खड़े हुए, 25-30 करोड़ लोग आ गए कि जी हमने सेना में भर्ती होना है। कर लोगे भर्ती? आप भर्ती करोगे, देश का पूरा बजट बैठ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि व्हाट वी नीड आर नॉट सोल्जर्स, बिकॉज वी हैव इनफ सोल्जर्स। फौजी हैं हमारे पास। तो आप कह रहे हैं जब देश पे प्रॉब्लम आएगी उसके लिए फौज है। व्हाट वी नीड आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हमें अच्छे ईमानदार डॉक्टर चाहिए, हमें अच्छे ईमानदार इंजीनियर्स, अच्छे ईमानदार वकील, हमें ये सब चाहिए यार। देखो, देश ताकतवर कैसे बनता है? सिर्फ फौज से ताकतवर नहीं बनता। देश अपने विचारों से ताकतवर बनता है। देश अपने, जो मर्यादा होती है ना किसी देश की, जो संस्कार होते हैं, उससे देश मजबूत बनता है यार। फौज उसका एक हिस्सा है, बट सिर्फ फौज हर सब चीज़ नहीं है। और एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, आर्मी इज वन ऑफ द one of the organs or instruments of national power and state power, but it is not the only one. इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो ये कहना कि नहीं सबको फौज में जाना चाहिए, देश बेहतर हो जाएगा, नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है और कंट्री अफोर्ड भी नहीं कर सकती। अच्छा दोस्तों, अब समय आ गया डिक्लेयर करने का। हमारा पहला अमेजॉन वाउचर का विनर, इनको मिलेंगे 1000 रुपए का अमेजॉन वाउचर। अगले 48 घंटे में हमारी टीम भाई साहब आपसे संपर्क करेगी। Our team will contact you, आपसे पूरी आपकी डिटेल्स लेंगी और आपको ईमेल के थ्रू वाउचर मिल जाएगा। तो अनाउंस करते हैं अपना पहला अमेजॉन का वाउचर। हर हफ्ते अनाउंसमेंट होगी भाई, ठीक है, एवरी वीक। इनका नाम है अभी शेट्टी, और अभी शेट्टी जी का जो वो है नेम यहां पे आता है, दैट इज ABHISHETTY 1544, यानी अभी शेट्टी 1544। इनका सवाल था कि जय हिंद, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज अ पंक्चुअल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एट 6 PM टीचिंग अस जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूड्स लाफ्टर, थैंक्स फॉर पाकिस्तान। ये कहते हैं मेरा सवाल ये है कि जो बाइडेन ने रिपब्लिक डे का इन्विटेशन जो मना कर दिया है, क्या ये पन्नू की वजह से है या अपने बेटे हंटर बाइडेन की वजह से है, जिसके खिलाफ फ्रॉड का केस चल रहा है? थैंक यू। तो अभी शेट्टी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू आर द फर्स्ट विनर ऑफ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी अमेजॉन अवार्ड। यह अवार्ड आपके पास इसी हफ्ते पहुंच जाएगा, आपको ईमेल से अवार्ड मिल जाएगा। अगले 48 घंटे में हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आपसे कुछ डिटेल्स लेगी और फिर ये आपको दे विल सेंड यू दिस वाउचर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो दोस्तों, सवाल हमारे पास भेजते रहिए। सवाल कैसे होने चाहिए मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो करंट वीडियो है ना, उसके ऊपर सवाल पूछिए। दैट इज हाउ वी सेलेक्ट। रैंडम सवाल नहीं हो सकता कि आप लगातार, कुछ लोग हैं जो सेम सवाल हर रोज पूछ रहे हैं, 8-8, 10-10 दिन लगातार, नहीं। इट हैज टू बी रिलेटेड टू द वीडियो, पहली बात यह है। दूसरी चीज यह है, टू द पॉइंट सवाल पूछिए। जैसे शेट्टी जी ने पूछा, टू द पॉइंट सवाल कि सर ये क्यों नहीं आ रहा, ये इसका ये कारण है, ये कारण है। अब कुछ लोग क्या है, पूरी निबंध भेजते हैं। अब निबंध तो कोई पढ़ेगा नहीं वहां पे, नॉर्मली चाहे हजारों क्योंकि कमेंट्स आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि शॉर्ट एंड स्वीट एंड क्रिस्प सवाल पूछिए और उस दिन के वीडियो के बारे में पूछिए, बिकॉज हम डे टू डे आपको खबर देते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।